हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर जो था हमारा सोशल साइंस का, उसमें हमने नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर स्टार्ट किया था। तो नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में हमने देखा कि कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी को हराने के बाद जो भी एलीज थे, जैसे रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह, यूके वगैरह, उन्होंने जो जर्मनी के ऊपर बहुत सारे अपमानजनक जो क्लॉजेस लगाए थे और उसकी वजह से वहाँ पे जो लोग थे वो सारे चिढ़े थे। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे रिसेशन आने लगा, लोगों को जॉब नहीं मिल रहा था, लोगों को काम नहीं मिल रहा था। उसकी वजह से वहाँ पे महंगाई बढ़ रही थी और बहुत सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत नाखुश थे वहाँ के गवर्नमेंट से। तो उसके बाद हम पूरा वो जो पार्ट करते हुए हम पहुँचे थे, इफेक्ट्स ऑफ वॉर भी हमने शायद किया था, पॉलिटिकल रेडिकलाइज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस भी हमने देखा था। ठीक है। तो हमने देखा कि 1924 और 1928 के बीच में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई थी, और ये जो स्टेबिलिटी आई थी, ठीक है, द ईयर्स बिटवीन 1924 एंड 1928, ये जो स्टेबिलिटी आई थी वो क्यों आई थी? क्योंकि अमेरिका जो थी, अमेरिका ने कुछ मदद किया था जर्मनी को, और उसकी वजह से थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया था। लेकिन बाद में जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, ठीक है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया और फिर उसमें क्या हुआ, यूएसए जो है वो भी खतरे में आ गया। तो यूएसए ने जर्मनी को देने वाली मदद बंद कर दी। ठीक है। और फिर उसके वजह से जर्मनी और भी प्रॉब्लम में आ गया। ओके। तो हिटलर का राइज कैसे हुआ, ये सारी चीजें हमें यहां पे आज देखनी है। इसके पहला वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। द हिटलर्स राइज टू पावर, हिटलर पावर में कैसे आया। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, देश की इकोनॉमिक हालात बहुत खराब थे, पॉलिटिकल हालात भी खराब थे और सोसाइटी भी टेंशन में थी। तो इन सारी चीजों की वजह से दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म्ड द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. हिटलर बॉर्न हुआ था 1889 में, और उसका जो पूरा जो उसकी यूथ थी, उसका जो पूरा जो जवानपन था वो सब पॉवर्टी में गया था। उसके पेरेंट्स जो थे वो पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे। When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front, become a corporal and earn medals for bravery. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो उसने क्या किया, ज्वाइन किया आर्मी को। ठीक है, आर्मी ज्वाइन की, और वो क्या करता था कि जो लोग फ्रंट के ऊपर लड़ते हैं उनका मैसेज पहुंचाने का काम वो करता था, मैसेंजर का काम करता था। वो क्या काम करता था, वो मैसेंजर का काम करता था जो लोग फ्रंट में लड़ते थे। तो वो उसमें कुछ उसने कुछ मेडल्स भी जीते थे अपने ब्रेवरी के लिए। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइल ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। लेकिन जब जर्मनी हारी, ठीक है, जब जर्मनी हार गई तब वो हॉरिफाइड हुआ, और जब वर्साई की जो ट्रीटी थी जिसमें एलीज ने बहुत सारी चीजों की मांग की थी, जर्मनी को बोला था कि आपकी वजह से ये हुआ वो हुआ तो आपको इतना इतना पैसा देना पड़ेगा, तो बहुत सारे अपमानजनक क्लॉजेस लगाए थे उस ट्रीटी में, और उसकी वजह से हिटलर जो था वो भी फ्यूरियस था, उसको बहुत गुस्सा आया था। इन 1919 ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो 1919 में देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी तो हार गई थी, तो 1919 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था तो हिटलर ने क्या किया, एक पार्टी ज्वाइन की जो थी जर्मन वर्कर पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, तो जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया किसने, हिटलर ने 1919 में ज्वाइन किया। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम्ड इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। लेकिन जब उसने ज्वाइन किया था तो उस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। उसने जब ज्वाइन किया उसके बाद सारी पार्टी की जितने भी पावर थी वो अपने हाथ में ली, और उस पार्टी का नाम उसने बदल दिया, और उस पार्टी का नाम उसने रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। जो पार्टी पहले जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, जर्मन वर्कर पार्टी, वो क्या बन गई, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी।
ठीक है, उसने उसका नाम चेंज किया। ओके, दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी, और लोग उसको क्या बोलने लगे? नाजी पार्टी। कौन सी पार्टी? नाजी पार्टी। अब 1923 में हिटलर ने प्लान किया। क्या प्लान किया? इन 1923 हिटलर प्लान्ड टू सेज कंट्रोल ऑफ बावेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। 1923 में उसने प्लान किया कि हम बावेरिया को सीज कर लेंगे, बर्लिन की तरफ बढ़ेंगे और हम अपने पावर, पूरे देश की पावर को अपने हाथ में लेंगे। He failed, was arrested, tried for treason and later released. लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया, उसको अरेस्ट किया गया और बाद में उसको रिहा भी किया गया। अरेस्ट करके उसको जेल में डाला था, उसके बाद उसको रिलीज भी किया गया। The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. हिटलर को 1930 तक लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, सपोर्ट नहीं मिल रहा था लोगों का। लेकिन 1930 के बाद कुछ हुआ, ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम मास मूवमेंट। लेकिन आपको मालूम होगा 1930 में क्या आया था? ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन मतलब क्या? पूरे के पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक हालात खराब हो चुके थे, हर देश के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थे, किसी के पास भी कुछ पैसा नहीं था। तो इसके वजह से पूरे अमेरिका के साथ बाकी के भी सारे देशों के अंदर पैसे की कमी थी। तो जर्मनी तो ऑलरेडी पुअर था और डिप्रेशन की वजह से और भी पुअर बन गया, और इसीलिए उसी मौके का फायदा उठा के हिटलर ने लोगों का जो सपोर्ट है गेन किया। और 1930 के बाद ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, जब पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, तब नाजिज्म जो था वो मास मूवमेंट बन गया। जर्मनी के लोगों ने उसको सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 banks collapsed and businesses shut down. 1929 के बाद पूरे बैंक जो थे वो कोलैप्स हो गए, क्योंकि लोगों ने कर्जे उठाए और फिर बाद में कर्जे चुकाए भी नहीं, तो बैंकों के पास काफी पैसा खत्म हो गया, बिजनेसेस बंद हो गए, वर्कर्स ने अपना जॉब खो दिया, वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब एंड द मिडिल क्लासेस वेर थ्रेटन्ड विथ डेस्टिट्यूशन। तो मिडिल क्लास लोगों को भी लगने लगा कि हमारे भी घर बार अब गायब हो जाएंगे और हम भी गरीब हो जाएंगे। In such a situation, Nazi propaganda stilled hopes of a better future. और उसी टाइम पे जर्मनी के अंदर ये जो हिटलर की जो नाजी फौज थी, वो एक ऐसा प्रोपोगंडा चला रही थी कि हम लोग, आप सब लोगों को एक अच्छे दिन दिखाएंगे, अच्छे दिन आएंगे और ये सारी मुश्किलों से हम आपको आजाद करेंगे। तो लोगों को भी लगने लगा कि यार कोई होप भी नहीं है, तो क्यों ना हम हिटलर को सपोर्ट करें। अगर कुछ कर रहा है तो उसको सपोर्ट करेंगे, तो वो अच्छे अगर चीज आएगी हमारे देश के अंदर तो अच्छा होगा। तो उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। इन 1928 द नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन द रेस्टैग, द जर्मन पार्लियामेंट। रेस्टैग, जर्मन पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? रेस्टैग। जैसे हम बोलते हैं ना अपने पार्लियामेंट को, लोकसभा, राज्यसभा है ना, संसद बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? संसद, जो लोकसभा और राज्यसभा से बना हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो संसद है, वैसे ही वहां पे भी पार्लियामेंट है, उसको बोलते हैं रेस्टैग। तो रेस्टैग के अंदर उसने 2.6% वोट्स जीते। किसने? नाजी पार्टी ने। हिटलर की जो नाजी पार्टी थी उसने टोटल में से कितने वोट जीते थे? 2.6% वोट उसने जीते थे। बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट्स। जिस पार्टी ने, आप यहां पे समझो, जिस पार्टी ने 1928 में सिर्फ 2.6% वोट जीते थे, उस पार्टी ने महज 4 सालों के अंदर 1932 में कितने वोट जीते? 37%। और वो क्या बन गई? लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द जर्मनी। जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन गई वो 1932 में। ओके, जब हिटलर कहीं पे भी जाता था, ठीक है, तो लोग जो उसको देख के खुश हो जाते थे। देखो आप, ये जो फोटो आपको देखने को मिलेगी, या यहाँ पे उसके ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, ये सिंबल नाजी फौज का था, मतलब नाजी जो पार्टी थी उसके फौज, उसका ये सिंबल था। और जहां पे भी हिटलर जाता था, लोग ऐसे उसको क्या करते थे? ग्रीट करते थे। अब इसमें कुछ नए वर्ड हमें मिले हैं, जैसे प्रोपोगंडा। प्रोपोगंडा मतलब एक स्पेसिफिक टाइप का मैसेज जो डायरेक्टली एम करता है, इन्फ्लुएंस करता है लोगों की ओपिनियन को, ठीक है। मतलब ऐसे जैसे हम अभी देखते हैं न्यूज में, है ना,
कि कोई पार्टी अपने अपने प्रोपेगेंडा चलाती है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी कैसे अच्छी है, बाकी के लोग कैसे बुरे हैं, ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, है ना, फेसबुक के ऊपर क्या चलता है, एक प्रोपेगेंडा चलता रहता है। तो हर एक पार्टी अपना अपना प्रोपेगेंडा चलाती है लोगों की ओपिनियन को, उनके मतों को चेंज करने के लिए, ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्रोपेगेंडा। ओके। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। हिटलर जो था ना, एक पावरफुल स्पीकर था। वो जब बोलता था तो लोग सुनते ही रहते थे, इतना अच्छा बोलता था। हिज पैशन एंड हिज वर्ड मूव्ड पीपल। जब वो बोलता था तो लोग हिल जाते थे। ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, अनडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्साइल्स ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल। उसने प्रॉमिस किया कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएंगे, जर्मनी को पावरफुल बनाएंगे, वर्साई के ट्रीटी के अंदर हमारा जो अपमान हुआ है, हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुआ है, उसको हम फिर से सही करेंगे और अपनी जो डिग्निटी थी वो उसको फिर से हम रिस्टोर करेंगे। ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। जो यूथ विदाउट जॉब, जॉबलेस थी, लोगों को काम नहीं था, जॉबलेस थे ना ये, तो उसने प्रॉमिस किया कि जब मैं आऊंगा तो मैं सब लोगों को जॉब दूंगा। He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. उसने बोला कि जब मैं पावर में आऊंगा तो जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस है, बाकी के जो कंट्रीज है वो हमारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनके अपने मनमानी से जर्मनी को नचा रहे हैं, उन सारे फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को खत्म करूंगा, किसी भी देश की मनमानी अपने देश के ऊपर चलने नहीं दूंगा, और अपने देश के खिलाफ जितने भी लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो उनको भी मैं क्या करूंगा, हटाऊंगा। हिटलर डिवाइसेस अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। उसने एक नया पॉलिटिक्स का स्टाइल बनाया। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टेकल इन मास मोबिलाइजेशन। लोगों को एक साथ लेकर उनके रिचुअल्स और स्पेक्टेकल जो था मास मोबिलाइजेशन का, वो उसको समझ में आया था कि भीड़ के साथ ही जाओगे तो फायदा में रहोगे, तो लोगों को इकट्ठा करके रखना होगा और सारे जो मास मोबिलाइजेशन है वो अपनी तरफ खींचना होगा। तो Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. तो नाजी मीटिंग, जब नाजी की जो पार्टी वर्कर्स होते थे वो बहुत बड़े 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 क्या निकालते थे, मैसिव रैलीज निकालते थे लोगों की, है ना, बहुत बड़े मोर्चे निकालते थे और बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग्स लेते थे ताकि लोग उनके साथ जुड़ सके। द रेड बैनर्स विद द स्वस्तिका, द नाजी सैल्यूट and the ritualized rounds of applause after the speeches were a part of this speech. तो यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि रेड बैनर्स होते थे, जब भी कहीं पे भी जाता था हिटलर तो वहां पे सब जगह पे रेड बैनर्स लगते थे और उसके ऊपर स्वास्तिक होता था, जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, स्वास्तिक, ठीक है, ऐसा। तो इस टाइप का सिंबल होता था उस रेड बैनर के ऊपर, और जहां पे भी वो जाता था उसमें क्या होता था, राउंड ऑफ एप्लॉज मिलता था उसको, है ना। राउंड ऑफ एप्लॉज मतलब बहुत लोग तालियां वगैरह बजाते थे स्पीच के बाद। ओके। नाजी प्रोपेगेंडा skillfully projected Hitler as a messiah, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress. नाजी पार्टी के वर्कर जो होते थे वो लोगों को बताते थे कि ये जो हिटलर है वो हमारा मसीहा है, हमारी सारी मुश्किलों को खत्म करने वाला एक सेवियर है, और वो लोगों की परेशानी को, डिस्ट्रेस को खत्म करने के लिए आया है और ये भगवान ने भेजा है। इट इज एन इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन शैटर्ड एंड हु वर लिविंग इन अ टाइम ऑफ एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। तो जो लोग विदाउट मनी, विदाउट जॉब रह रहे थे, उनको खाने के पीने के वांदे थे, कुछ नहीं था, सारी जगह पे सब जगह से सिर्फ और सिर्फ उनको क्या मिलता था, दुख मिल रहा था। तो उस टाइम पे हिटलर जो था उनको भगवान की तरह लगने लगा, ठीक है, और इसी परेशानी के लोगों के फायदा लिया हिटलर ने और वो उसका मसीहा बनने का वहां पे उसने ट्राई किया। द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो, जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो जो हमारे इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड था, उसके बाद फ्रांस था, उसके बाद अमेरिका, इन सारे लोगों ने वर्साई की ट्रीटी की थी और जर्मनी के अंदर एक गवर्नमेंट फॉर्म किया था जो डेमोक्रेटिक था।
वो गवर्नमेंट क्या था, डेमोक्रेटिक, मतलब वहां पे डेमोक्रेसी थी। लेकिन ये गवर्नमेंट पूरी की पूरी बातें किसकी सुनता था, एलीज की सुनता था। एलीज मतलब कौन, हमारा इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, रशिया और यूएसए, इनकी बात सुनता था और उनके मनमानी से काम चलता था। तो लोग उनसे परेशान थे, डेमोक्रेसी से परेशान थे। तो हिटलर को भी लगा कि ये डेमोक्रेसी को उल्टा के फेंकना चाहिए, तो उसने क्या किया, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। ऑन 30 January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of minister, to Hitler. तो 1933 में वहां पे जो प्रेसिडेंट था हाइडेनबर्ग, उसने चांसलर बनाने का प्रस्ताव रखा। हिटलर को बोला कि आप सबसे ऊपर वाला जो पोस्ट है चांसलर, वो बनो। By now, the Nazis had managed to rally the conservatives to their cause. Having acquired power, Hitler set out a dismantle of the structure of democratic rule. और फिर सारी देश की पावर, होल पावर जो थी, होल पावर ऑफ नेशन was under the control of हिटलर। पूरा देश का जो पावर था वो हिटलर के कंट्रोल में था। तो इसलिए हिटलर ने इसका फायदा उठाया, उसने पूरी पावर को एक्वायर किया था। हिटलर ने डिसमेंटल किया, मतलब डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया डेमोक्रेटिक रूल को। अ मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फेब्रुवरी फैसिलिटेटेड हिज मूव। तो एक ऐसा हादसा हुआ, जर्मन पार्लियामेंट को आग लग गई। वहां पे क्या लग गई, फायर ब्रोक आउट, मतलब आग लग गई जर्मन पार्लियामेंट को। अब लोगों को मालूम नहीं था कि ये आग लगी कैसी, लेकिन लोग बोलते हैं कि ये आग लगाई थी जर्मनी के चांसलर ने खुद, मतलब हिटलर ने ही आग लगाई थी। द फायर डिक्री ऑफ 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बनाया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, लोगों को, प्रेस को जो चाहिए वो छप सकते हैं, हिटलर के खिलाफ कोई बोल सकता है तो बोल सकता है, लेकिन ये सारी चीजें बंद कर दी हिटलर ने। कोई उसके खिलाफ बोलेगा तो वो उसको सीधा उठा के जेल में डालता था या फिर उसको मार देता था। देन ही टर्न ऑन हिज आर्क एनिमीज द कम्युनिस्ट्स, मोस्ट ऑफ whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps। तो उसके बाद उसने अपना मोर्चा किसके ऊपर खोला, जो उसके पॉलिटिकल दुश्मन थे। तो उसके पॉलिटिकल दुश्मन कौन थे, एनिमी, जो कम्युनिस्ट लोग थे, कम्युनिस्ट जो रशिया को बिलोंग कर रहे थे। तो कम्युनिस्ट लोगों को उठाया और वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर उसने डालना स्टार्ट किया। द रिप्रेशन ऑफ कम्युनिस्ट वॉज सेवरल। कम्युनिस्ट लोगों का रिप्रेशन बहुत खतरनाक था, क्योंकि आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डसेल्डॉर्फ, a small city of 500,000 population, 1440 were those of communist alone। मतलब अगर उसने अराउंड 6,000 लोगों को कैप्चर किया है, उसमें से अराउंड 1500 जो लोग थे वो क्या थे, कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट। तो वो कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ था, तो वो उनको उठा के जेल में डाल रहा था। They were however only one among 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country। तो कंट्री के अंदर जिन लोगों को उसने परसिक्यूट किया उनमें से सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्या थे, कम्युनिस्ट थे। ऑन 3 March 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड। तो एनेबलिंग एक्ट कब पास किया गया, 3 March 1933 को ये एक्ट पास हुआ। इस एक्ट में क्या था, वो जो एक्ट था, द एक्ट एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। डेमोक्रेसी खत्म हो गई और क्या स्टार्ट हो गया, डिक्टेटरशिप। ठीक है, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है हुकुमशाही। ठीक है, तो हिटलर क्या बन गया, हुकुमशाह बन गया। इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वेर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टी एंड इट्स एफिलिएट्स। तो पूरे देश के अंदर हिटलर ने डिक्टेटरशिप स्टार्ट किया, पार्लियामेंट को खत्म कर दिया, पार्लियामेंट रूल को खत्म कर दिया, सारे पार्टीज को बंद कर दिया, बैन कर दिया उसने, सारे पार्टीज को बैन कर दिया, और सिर्फ नाजी पार्टी जो थी वही बची। ठीक है, और नाजी पार्टी को बिलोंग करने वाले जो छोटे मोटे पार्टी थे, ग्रुप थे, उनको उसने कुछ नहीं किया, बाकी सारे लोगों को बैन कर दिया।
द स्टेट एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया एंड आर्मी एंड जुडिशरी। तो पूरा हिटलर का कंट्रोल आ गया किसके ऊपर? मीडिया के ऊपर, इकोनॉमी, देश के इकोनॉमी के ऊपर भी उसका कंट्रोल, मीडिया के ऊपर भी उसका कंट्रोल, आर्मी के ऊपर भी हिटलर का कंट्रोल, और जो जुडिशरी है उसके ऊपर भी हिटलर का कंट्रोल। तो स्पेशल सर्वेलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वेर क्रिएटेड टू कंट्रोल ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड। तो स्पेशल सर्वेलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बनाया गया जो लोगों के ऊपर ध्यान रखते थे। कोई हिटलर के खिलाफ कुछ बोलता है या कुछ करता है तो उसको उठा के जेल में डालने के लिए ये स्पेशल सर्वेलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बनाया गया, ताकि हिटलर के खिलाफ कोई बोल ना सके, कोई एक्शन ना ले सके। Apart from the already existing regular police in green uniform and the SA or the stormtroopers, these included the Gestapo, that is secret state police, the SS, the protection squads, criminal police and the security services. तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के पुलिस उसने बनाए ताकि लोगों के ऊपर नजर रखी जा सके। बड़े बड़े जो भी अलग अलग पॉलिटिकल जो भी सोचने वाले लोग हैं उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए उनको कुछ एक्शन लेने का मौका ना दे सके, इसलिए ये सारे फोर्सेस को उसने बनाया। इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस, द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी ये, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था लेकिन उसने अपने मन से ये सारे ऑर्गेनाइज किए थे फोर्सेस को। दैट गेव द नाजी स्टेट इट्स रेपुटेशन एज द मोस्ट डिग्रेडेड क्रिमिनल स्टेट, और इसकी वजह से नाजी जो था वो सबसे बड़ा क्रिमिनल स्टेट बन गया। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गैस्टेपो टॉर्चर चेम्बर्स, राउंडेड अप एंड सेंट टू कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स। तो लोगों को किसी भी लोगों को उठा के गैस के चेंबर में, जो भी पॉइजनस गैस था, जैसे मैंने आपको बोला था, पॉइजनस गैस के अंदर डाल दिया जाता था, मार दिया जाता था, जेल के अंदर डाल दिया जाता था, और कोई भी लीगल प्रोसीजर नहीं होती थी कि मतलब कोर्ट वगैरह कुछ नहीं होता था, डायरेक्ट जेल में डाला जाता था। द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विथ इम्प्यूनिटी। पुलिस फोर्स के अंदर पावर मिली थी, पुलिस को कोई बोलने वाला नहीं था, और विदाउट एनी क्वेश्चन पुलिस अपनी मनमानी से किसी को भी उठा के जेल में डालती थी। जो हिटलर के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाला जाता था। अब यहाँ पे नए वर्ड आए हैं, कॉन्सेंट्रेशन कैंप, अ कैंप वेयर पीपल वेयर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कोई भी लॉ के बिना किसी को भी उठा के किसी भी जगह पे डाल के उसको नजर कैद में रखना, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप। टिपिकली इट वॉज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिफाइड बार्ब्ड वायर फेंसेस। अगर किसी ने वहां से भागने की कोशिश की तो वहां पे जो वायर्स थे उसमें करंट होता था, और वो वहां पे करंट का शॉक, वहां पे शॉक लग के, लाइट का शॉक लग के वो मर जाता था। वहां से भागने की कोशिश भी नहीं की जा सकती थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जब लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम जब मिले थे तब मैंने बोला था कि आपका जो साइंस का जो सिलेबस चल रहा है वो सिलेबस में साइंस में क्या पढ़ा रहे हैं वो मुझे आप बताओ। ठीक है, तो साइंस का कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक मुझे बताओ, ताकि वो टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट कर सके। तो व्हाट्सएप के ऊपर मुझे उस लेसन का नाम आप मुझे सेंड करोगे साइंस के, ताकि हम उसको स्टार्ट कर सकें। ठीक है, और सोशल साइंस का जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम रिकंस्ट्रक्शन जो है, हिटलर ने क्या क्या किया उसके कंट्री में, कंट्री को कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और साइंस का कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है वो साइंस का चैप्टर का नेम आपको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है।